स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा अतीक अहमद, अतीक, फरहान, अशरफ कोर्ट पहुंचा और थोड़ी देर में फैसला आएगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुका है। अतीक अहमद, अतीक के साथ साथ फरहान, अशरफ भी कोर्ट पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में ही उमेश पाल हत्याकांड को लेकर फैसला आने वाला है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से पूरा परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुका है। अतीक अहमद, पूरी सुरक्षा बल के बीच में अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया है। अतीक के साथ साथ फरहान, अशरफ भी कोर्ट पहुंच गए हैं और बस जो वक्त जा रहा है वही जा रहा है। थोड़ी ही देर में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। इस पूरे मामले में अतीक अहमद को लेकर कोर्ट की तरफ से फैसला आने में कुछ ही वक्त बाकी है। फैसला कभी भी आ सकता है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और इसी को लेकर बातचीत करेंगे। आपका परिचय करवा देते हैं दोनों खास मेहमानों से। ऋषिपाल सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एके जैन, पूर्व डीजीपी यूपी, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऋषिपाल जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। आज फैसले का दिन है। कोर्ट में अतीक अहमद के साथ साथ बाकी के लोग भी पहुंच गए हैं। ऐसे में क्या कुछ आगे का फैसला हो सकता है कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो? देखिए, निश्चित तौर पर अब तक इस मामले में जो बहस है वो हो चुकी है और आज जो फैसला होना है वो इस पॉइंट पर होना है कि इनमें से जो 10 से 12 जो मुलजिम है उनमें से किन किन मुलजिमों के ऊपर, किन किन एक्यूज के ऊपर कौन कौन सी धारा में केस साबित हो सकता है। हो सकता है इनमें से कोई एक मुलजिम या 2 मुलजिम के ऊपर केस साबित ना हो, उनको कुछ राहत दी जाए। लेकिन निश्चित तौर पे जैसे अतीक अहमद का जो तक पूरा रोल रहा, पूरा सरगना रहा, पूरा 120 में जो कॉन्स्पिरेसी उसकी रही, तो इसके रहते में निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि हाँ, अतीक अहमद को और उसके भाई को निश्चित तौर पे इसमें कोर्ट जो है कन्विक्शन के लिए जाएगा। उसके बाद जो सजा के लिए होगा, जो सेंटेंस के लिए होगा, तो वो आज भी हो सकता है, आज के बाद भी हो सकता है। जैन साहब, सबसे पहले इसी पर आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले को किस हिसाब से देखते हैं। उसके बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण काम होता है। 1300 किलोमीटर तक साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज तक लेकर आना, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पुलिस प्रशासन को? देखिए, आसान तरीका होता उसको बाई प्लेन ले आते। आसान तरीका होता कि यहाँ से फ्लीट इनोवा क्रिस्टा की भेज देते और उसको बैठा के ले आते। पर एक ये मैसेजिंग होनी थी कि इसको साधारण अपराधी की तरह लाया जाएगा, पर क्योंकि सुरक्षा की आवश्यकता है इसलिए सुरक्षा का भी व्यवस्था की जाएगी। साधारण अपराधी की तरह 25-26 घंटे ट्रेवल करके आएगा। पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा था, मीडिया में कवरेज हो रहा था कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, रात भर नींद नहीं आ रही है हमारे डर के कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, जबकि होनी नहीं थी जी, क्योंकि उसी की गाड़ी में 20-22 पुलिस वाले बैठे हुए थे, 2-2 प्रिजन वैन थी और भी गाड़ियां थी। पर यह है कि ये जो खौफ उसके चेहरे पे देखा गया, इसको देख के लोगों में बड़ी प्रसन्नता हुई है, विशेषकर प्रयागराज के लोगों में, यूपी के लोगों में, कि माफिया की ये स्थिति है जो नंबर 1 खूंखार अपराधी है प्रदेश का, वो इस समय इस स्थिति में है। जी जैन साहब, तो इसको लेकर ये बार बार बातें भी की जा रही थी, आशंका भी जताई जा रही थी कि किसी भी वक्त गाड़ी पलट सकती है, फेक एनकाउंटर किया जा सकता है। ऐसी भी खबरें चल रही थी जब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा था। देखिए वक्ता जी, ये तो किसी को भी कोई कुछ कह सकता है, पर एक बात है
कि ये कोई इस प्रकार की एक कोर्ट का जब ऑर्डर होता है, प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाता है और उसको लेके टीम गई है और इस प्रॉमिस के साथ गई है कि उसको निश्चित समय पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा जी। वो एक हो गया, वंस इन ए लाइफ टाइम इस टाइप की बात होती है कि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। सुप्रीम कोर्ट से कमीशन अपॉइंट हुआ, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में उन्होंने क्लियरेंस दिया कि नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई जानबूझ के मारा गया है। तो पुलिस को उसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा उन पुलिसकर्मियों को जो कि उस कॉन्वॉय में थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी जी। पर यह है कि एक मैसेजिंग क्लियर हो गई कि साधारण अपराधी की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है, कोई VIP स्टेटस नहीं दिया जा रहा है जी। और आज समय से प्रोड्यूस भी कर दिया गया दोनों भाइयों को। और मुझे लगता है कि यूपी के लिए बड़ा शुभ दिन है कि इतने लंबे आपराधिक जीवन में 17 साल की एज पे इसने पहला मर्डर किया था जी। कि आज जो है पहले केस में सजा होने जा रही जी। ऋषिपाल जी, बड़ा उत्सुकता से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रदेश में जी। बिल्कुल ऋषिपाल जी, हाई प्रोफाइल केस की बात की जाए, ये पूरी तरह से एक हाई प्रोफाइल केस अब बन गया है और ऐसे में विटनेस की सुरक्षा की बात अगर की जाए तो उसके लिए क्या प्रावधान है जी? जब बात करते हैं तो जो मीडिया या जो सोशल मीडिया है वो किसी केस को हाई प्रोफाइल बनाती है। अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट की नजर में कोई केस जो हाई प्रोफाइल नहीं होता। वहाँ पे एक अपराधी होता है, अपराधी का जो ट्रायल है वो ट्रायल वैसे ही चलता है जो बाकी अपराधी को होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर व्यक्ति जो है, जो हर अपराधी जो है वो उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है जिस हिसाब से वो अपराध करता है। कोई विशेष अधिकार कोई हाई प्रोफाइल में नहीं होती है। अगर ये चांस की बात है कि अपराधी जो है वो ऊंचे दर्जे का वो समाज में स्थान रखता है तो निश्चित तौर पर हो सकता है मीडिया को लगता है कि हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन कोर्ट जो चलता है वो उसको एक सामान्य केस की तरह लेके चलता है। एक बहुत विशेष बात मैं गुप्ता जी बताना चाहता हूँ आपको कि जब से कोविड आया, कोविड के आने के बाद से हमने देखा कि किस तरह से इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कैसे कोर्ट्स ने जो है VC के थ्रू वर्क किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो अब समय आ गया कि हमारे केस में जो बहुत बड़े बड़े जो हमारे मतलब एक पूरा पहाड़ बना हुआ केसेस का, उनको खत्म करने के जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, हम उन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का इस्तेमाल करें। और जो चीज को इसको कवायद को करने वाले 25 घंटे में इस मुलजिम को लाने में लगे, कितने पुलिस वाले मतलब उसको लाने में लगे, 500 पुलिस वाले आज लगे हुए हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये जो खर्चा है ये अपने आप में ये केवल, हाँ ठीक है, हमें मन से जरूर खुशी हो रही है कि मुलजिम आम आदमी की तरह आ रहा है, लेकिन ये सब चीज को हम खत्म करके। चले इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद दोषी करार। अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, फैसला आया है, अतीक अहमद दोषी करार। उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार दिया गया है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को दोषी करार दिया गया है। जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, वो बेलगांव के जेल प्रशासन की हो, वो सभी के जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज थे वो कंप्लीट करके जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है और जो एयरलाइन है और जो वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी एयरपोर्ट की है, उन सभी से कोऑर्डिनेट करने के बाद उसको आज जो एक कमर्शियल फ्लाइट है उससे उसको आज लाया गया है। अरेस्ट की फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है और उसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। सड़क मार्ग से लाने में कुछ लग रहा था कि कुछ अनहोनी हो सकती है? डेफिनेटली फ्लाइट से लाना ज़्यादा कंफर्टेबल था, ज़्यादा कन्वीनियंट था, सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा उचित था, लेकिन साथ साथ कमर्शियल फ्लाइट में जो आम पैसेंजर्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो और उनको किसी प्रकार की अड़चन नहीं हो, ये भी जवाबदारी थी। दोनों की प्रॉज एंड कॉन्स एसेस करके जो भी गाइडलाइंस और नियम हैं उसका पालन करके ये डिसीजन लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है और उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद दोषी पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पूरा का पूरा परिसर MP MLA कोर्ट
छावनी में तब्दील हो गया था। कोर्ट में 12:30 बजे के आसपास अतीक अहमद को पेश किया गया और अब अतीक अहमद पर कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हर किसी की नजरें बनी हुई थी कि आखिर हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है, इतनी पुलिस फोर्स लगाई गई है, छावनी में तब्दील हो गया है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर अतीक अहमद को कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा। इसको लेकर जनता भी इसका इंतजार कर रही थी। हर किसी की नजर इस फैसले पर टिकी हुई थी और अब फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में दोषी पाया गया है। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एके जैन और ऋषिपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैन साहब, कोर्ट ने दोषी करार दिया है अतीक अहमद को, क्या कुछ आपकी तरफ से कहा जाएगा? ये तय था, इसीलिए उसको रास्ते से हटाया गया है। इसमें 164 के बयान और गवाहियां सब पहले ही हो चुकी थी और पुख्ता केस ये लिखा गया था। धारा 364A का है, फिरौती हेतु अपहरण। और भी संगीन धाराएं लगी हैं। 307 है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, बलवे की धाराएं हैं, 504, 506 है। ये इसका भाई अशरफ और फरहान 3 आज पेश हुए थे। ये आपने पीछे विजुअल्स देखे होंगे कि चकिया का ऑफिस जो डिमोलिश किया गया था, उसके किस कमरे में उमेश पाल को पकड़ के ले गए थे, जहां पर टॉर्चर किया गया था। सब लोगों ने बताया जो वहां पे काम करने वाले थे कि यहीं पर लाकर रखा गया था उमेश पाल को और यहीं मारा गया था। घटना सच्ची है और उसी के बाद उमेश पाल पलट भी गया। इतना मारा पीटा, इतना उसको टॉर्चर किया, उससे वसूली की। 364A में जैसा ऋषिपाल जी भी बताएंगे कि इसमें डेथ पेनाल्टी का भी प्राविधान है। कल कोई वकील कह रहे थे उसके अतीक के साथ 10 साल तक की मैक्सिमम सजा होगी। मैं समझता हूँ इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवश्य होना चाहिए मिनिमम। और उमेश पाल की माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहन, घर वाले सभी इसको डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल जैन साहब, और इसका एक बड़ा एक अच्छा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा कि इतने लंबे आपराधिक जीवन में पहली बार किसी केस में सजा का ऐलान हुआ। जी, दोषी करार दिया गया है, लेकिन सजा का ऐलान अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हम अभी जान पाएंगे कि आखिर सजा के तौर पर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन ये साफ है कि अतीक अहमद को कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया है। ऋषिपाल जी, अतीक अहमद को कोर्ट की तरफ से दोषी करार दे दिया गया है। जिन संगीन धाराओं में उस पर आरोप तय हुए हैं, जिन संगीन धाराओं में उसको लेकर कोर्ट में पेश किया गया है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे इन धाराओं के बारे में, किन किन धाराओं में उस पर केस दर्ज हुआ है और आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ सजा हो सकती है, क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, वक्त है कि अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी बाकी जो मुलजिम हैं उनका भी दोषी का उनका ऑर्डर आना बाकी है। और ये भी देखना बाकी है कि जो अतीक अहमद को कौन कौन सी धारा कई थी, कौन सी धाराओं में उसको दोषी करार दिया सजा हुई है, कौन सी धारा में उसको राहत मिली है। लेकिन जो 364A जो है उसके अंदर अपने आप में जिस तरह के केस के सर्कमस्टांस हैं, उस सर्कमस्टांस में मुझे लगता है कि जब भी सेंटेंस केस की होगी तो संभवतः इस केस के अंदर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। क्योंकि बस सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी केस के अंदर जब किसी मुलजिम को सजा होती है तो ये भी देखा जाता है उस मुलजिम का पिछला बैकग्राउंड क्या है, वो कितने केस में इन्वॉल्व रहा, उसके आगे का जीवन कैसा है, वो किस तरह से जीवन यापन कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई मान लीजिए किसी ने अपराध कर दिया और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसकी एज और ये सब चीज देखी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक नामी अपराधी है, उसमें गैंगस्टर एक्ट इसमें लगा हुआ है, तो उसके चलते जब इनको रेड विद सारे सेक्शंस को एक साथ पढ़ा जाएगा तो निश्चित तौर पे इसके अंदर जो ये केस है निश्चित तौर पे। ऋषिपाल जी, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आलोक हमारे साथ सीधा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, कोर्ट के बाहर हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ है। आलोक, इस वक्त आप वहां खड़े हुए हैं, क्या कुछ है पूरी अपडेट इस पूरे केस को लेकर?
देखिए, जो हमें जो सूचना मिल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भीतर जो एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि माफिया अतीक अहमद अशरफ समेत जितने आरोपी उमेश पाल अपहरण कांड थे उनको दोषी माना गया। उनको ये माना गया है कि उन्होंने उमेश पाल का अपहरण किया था और उसको बुरी तरह मारा पीटा था और उसके फर्जी शपथ पर हस्ताक्षर कराया था। तो अब दोषी करार दिए जाने के बाद कुछ देर बाद ये फैसला होगा कि इनको क्या सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ को दोषी करार दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो हमारे सूत्र जिला न्यायालय के बता रहे हैं। उसके मुताबिक माफिया आलोक, इसमें हम आपसे ये भी साफ करना चाहेंगे कि अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है, जो आप खबर बता रहे हैं उसमें अशरफ को भी दोषी करार दिया गया है। बात अगर फरहान की करें तो अभी उस पर कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आया है या आना बाकी है? देखिए, हमारे सूत्रों के मुताबिक जितने भी इसमें आरोपी थे सभी को दोषी माना गया है उमेश पाल अपहरण कांड में। लेकिन कुछ देर बाद कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगा। अभी जजमेंट की कॉपी आने वाली है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक माफिया अतीक और अशरफ को इस मामले में दोषी ठहराया गया है, दोषी माना गया है। सजा का ऐलान कुछ देर बाद होगा। जी आलोक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी बातचीत का सिलसिला और अपडेट लेना हम जारी रखेंगे। ऋषिपाल जी, अभी इसी बात को लेकर आप बात कर रहे थे कि अभी सिर्फ अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया है, बाकी का दोषी करार होना बाकी है। अब अपडेट आ चुकी है, सभी को दोषी करार दिया जा चुका है, सजा का ऐलान कुछ वक्त बाद होगा। देखिए वक्ता, जब भी कोई अपराध होता है और अपराध में एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो हर व्यक्ति का उस अपराध में एक अलग अलग योगदान होता है। लेकिन दो धारा विशेष तौर पे ऐसी होती है जिसमें एक है 120B जिसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं और दूसरा है 34-34 जो है कॉमन इंटेंशन। इसके चलते जो अपराधी होते हैं, जो वो एक गैंग बना के और अपने ग्रुप में अगर मान लीजिए कोई अपराध करते हैं और किसी का अपराध ज्यादा है किसी का अपराध कम होता है तो वो सभी व्यक्ति जो है इन दोनों धाराओं के चलते जो है वो समान रूप से जो है उनको सजा दी जाती है। तो 120B और सेक्शन 34 के चलते सभी लोगों को जो है इसमें सजा है उनको दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे आपके संवाददाता ने बताया कि जो कन्विक्शन है वो कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन हो गया है उसके बाद जो सेंटेंस के लिए जिसने कहा है कि आपको आज ही आर्गुमेंट करना पड़ेगा तो कुछ समय बाद जो है उनके वकील आर्ग्यू करेंगे क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है वो लाइफ भी है, डेथ पेनल्टी भी है और लाइफ सेंटेंस भी है। तो वो जिस तरह से, क्योंकि पहला कन्विक्शन है अगर कानून के हिसाब से देखा जाए वैसे तो आप और हम लोग कई बात कर रहे हैं कि अपराधी पर करीब 100 केसेस है, 100 केसेस के अंदर ट्रायल चल रहा है। लेकिन जो कन्विक्शन है दिस इज फर्स्ट कन्विक्शन है तो उसको देखते हुए अगर कोर्ट अगर सामान्य तौर पर चलता है तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ऋषिपाल जी, यहाँ पर आपसे एक बात और समझना चाहेंगे कि दो जो है कि बातें कही जा रही हैं, फांसी देने की भी बात कही जा रही है, साथ ही साथ आजीवन कारावास की भी बात कही जा रही है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जिन धाराओं में उस पर आरोप तय किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, केस दर्ज हुए हैं, उसमें क्या संभव है फांसी की सजा होना? देखिए उसके अंदर जो 364A में सजा जो है फांसी की, लेकिन जो अगर हम सर्कमस्टांस देखते हैं, अगर आप वक्ता जी एक बार को इस पॉइंट को हटा दें कि अतीक अहमद एक बहुत नामी ग्रामी जो है बदमाश है और जो बहुत सारे केसेस हैं क्योंकि कोर्ट के सामने तो पहला कन्विक्शन है, कोर्ट के सामने जो केस आ रहा है पहला केस है जिसमें कन्विक्शन हो रहा है, फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हो रहा है। और इन जितने हालात हैं, जिस हालातों के अंदर उमेश पाल ने अपना स्टेटमेंट भी दिया, फिर दोबारा गवाही को चेंज किया, तो इन सारे हालातों को देखते हुए, सर्कमस्टांस को देखते हुए अब जो इस वाले केस में तो मैं समझता हूँ कि लाइफ के आसपास ही, लाइफ ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइफ की सेंटेंस के अंदर होगी। लेकिन उसके बाद के जो और केसेस हैं, अगर वो उसके बाद सब्सिक्वेंट जो कन्विक्शन जब होता है तो निश्चित तौर पर जो कोर्ट है उनका जो रुख होता है वो कड़ा रुख होता है। जी ऋषिपाल जी, जैन साहब, जिस हिसाब से ऋषिपाल जी ने बताया है कि अभी ये तय करना बाकी है कि सजा क्या होगी, लेकिन आज सजा तय होगी अतीक अहमद पर और उसके साथियों पर, ये बात तय है। इसी को लेकर आपसे ये जानना चाहेंगे, सर केस बहुत दर्ज होते हैं, बहुत भारी मात्रा में केस दर्ज किए जाते हैं, 100 से ज्यादा अतीक पर केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन कार्यवाही उस हिसाब से नहीं होती है जिस हिसाब से केस दर्ज किए जाते हैं। ये पहला केस होगा जिसमें अतीक अहमद को सजा का ऐलान किया जाएगा। कारण क्या रहता है जो इतनी कार्रवाई नहीं हो पाती है लेकिन केस दर्ज हो जाते हैं? देखिए, जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है और राजनीतिक संरक्षण ऐसा वैसा नहीं,
कोई पुलिसकर्मी गवाही देने नहीं जा रहा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल पेश नहीं हो रहे, जज साहब बैठ नहीं रहे तारीख पे, वकील आ नहीं रहे हैं जी। तारीख पे तारीख लगी जा रही है, तो कन्विक्शन कैसे होगा? अब पकड़ में आया है, एक एक केस को खंगाला जा रहा है, किस किस में गवाही किसकी बची है, किस किस में पेशी होनी है। अब ये साबरमती जेल वापस नहीं जाएगा, इसके ऊपर जितने केस हैं एक एक करके सब ट्रायल पे आएंगे। मुख्तार अंसारी को जो रोपड़ जेल से लाया गया, 2 केसेस में अब तक सजा हो चुकी है जिससे वो बच रहा था जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सब संभव है, पर जो जज हैं एमपी एमएलए कोर्ट के, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था प्रोडक्शन वारंट कि मेरे कोर्ट में उसको पेश किया जाए और उसको क्या कहना है यहाँ पे कहे। और अब सजा के ऊपर बहस होगी, बहस होने के बाद मैं समझता हूँ कि कल इसका ऐलान किया जाएगा कि कितनी सजा इसको फरहान को और अशरफ इसके भाई को होती है। 1-2 अभियुक्त इसमें अभी भी फरार चल रहे हैं, अब्दुल कबीर वगैरह जो कि कौशाम्बी के हैं, उनके ऊपर भी बड़े रिवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं। अब इस समय प्रेशर बना है, इस समय पुलिस फोर्स जो है पूरे तरीके से लगा हुआ है और उन्होंने तय कर लिया है पुलिस में और गवर्नमेंट ने कि इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी दशा में, और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस और जो अभियोजन शाखा है वो करेगी। जी ऋषिपाल जी, विटनेस की जब बात होती है तो पूरा केस एक तौर पर गवाह के ऊपर ही टिका हुआ था। है गवाही होगी, गवाह जिस हिसाब से बयान देगा कोर्ट उसी को मानकर सजा तय करती है। ऐसे में अगर गवाह को उसके बयान को बदलने की कोशिश की जाती है तो उसकी सजा का क्या प्रावधान माना जाए? देखिए, जब भी जो क्रिमिनल ट्रायल होता है, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर अधिकांश जो गवाहों के जो बयान होते हैं वो मौखिक होते हैं, यानी ओरल होते हैं। तो उस स्थिति में एक तो हम बोलते हैं एविडेंस विटनेस बोलते हैं और एक एविडेंस बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं सबूतों के गवाहों की, तो गवाह जो है वो क्रिमिनल केस में बहुत अहम रोल करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी केस में वो आई विटनेस होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई उस गवाह को, क्योंकि वो एक गवाह जो है कोर्ट के अंदर सच बोलने के लिए बाउंड है कि वो सच बोलेगा, और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कोशिश ये करता है या कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है जिससे कि गवाह झूठ बोले, तो उसके ऊपर 195A अलग से जो मुकदमा है, अलग से मुकदमा चलाया जाता है और उसकी अलग से तफ्तीश की जाती है। और उसके अंदर भी जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए प्रावधान है, उनकी भी सजा का प्रावधान 7 साल तक उसमें सजा हो सकती है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अतीक अहमद दोषी करार। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है, साथ ही साथ उसके साथियों फरहान को भी, अशरफ को भी दोषी करार ठहराया गया है। उमेश पाल के केस में अतीक अहमद दोषी करार है। उमेश पाल अपहरण केस में बड़ा फैसला, सभी आरोपी दोषी करार। 17 साल बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ। अपहरण केस में सभी 10 आरोपी दोषी करार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई और इस मामले में अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया और एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाते हुए सारे के सारे 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान होना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 17 साल बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस केस से जुड़े हुए जितने भी आरोपी थे, 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कानूनी तौर पर इन्हीं दांवपेचों को समझने के लिए दोषी करार होने के बाद सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ सजा हो सकती है, जिन धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है, ये समझने के लिए हमारे साथ लगातार अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऋषिपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, अभी आपसे सवाल किया था, उस वक्त आपने एक बात का जिक्र किया था कि विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो अगर विटनेस को हॉस्टाइल होने से रोकना है तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे बचाया जा सकता है विटनेसेस को हॉस्टाइल होने से?
देखिए, अक्सर जब विटनेस की जो स्टेटमेंट होती है वो पुलिस के सामने होती है, पुलिस अधिकारी के सामने स्टेटमेंट होती है, और वो विटनेस जब कोर्ट में जाता है तो वो इस बात से इनकार कर देता है कि मैंने पुलिस अधिकारी को ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के सामने कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि वो कहता है कि पुलिस ने मिलकर या पुलिस ने दबाव देकर ये बयान मुझसे लिखवा लिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिसके अंदर जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके पास ये अधिकार होता है, वो किसी भी किसी भी विटनेस की स्टेटमेंट को मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के अंदर कलमबंद करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और वो ये तो कह सकता है कि ठीक है, मुझे पुलिस ने दबाव दिया था और मुझे परेशान कर रखा था या मुझे ऐसा किया, लेकिन जब वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे देता है तो मजिस्ट्रेट जब बयान उसके लेते हैं तो उस समय मजिस्ट्रेट के अलावा और केवल लिखने वाला होता है और वो व्यक्ति होता है और कोई व्यक्ति होता है, पुलिस अधिकारी भी उस कमरे के अंदर नहीं होते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं उस समय दबाव में था तो न्यायिक अधिकारी के सामने था, जब वो न्यायिक अधिकारी के सामने था तो अगर कोई दबाव था तो उसको बताना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो अगर न्यायिक अधिकारी के सामने जो ट्रायल शुरू होने से पहले जो स्टेटमेंट हो जाती है 164 सीआरपीसी के अंदर, तो उसकी अपने आप में बहुत एविडेंटरी वैल्यू होती है और गवाहों पर भी और केस के अंदर इस बात का बहुत प्रभाव रहता है कि उस व्यक्ति ने 164 के बयान दे रखे हैं और मजिस्ट्रेट ने बयान कलमबंद कर रखे हैं। तो उस जब सेशंस कोर्ट में मैटर जाता है और इस केस में अगर मान सपोज कीजिए ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने 164 के बयान जो है मजिस्ट्रेट को दिए, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, तब भी कोर्ट उस बयान को बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में लेता है और उसको ये मान के चलता है कि जिसे बयान दिए थे वो ठीक बयान दिए थे, सही बयान दिए थे और उस पर बेस्ड हुए कन्विक्शन भी हो सकता है। जी ऋषिपाल जी, इसी पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान दोनों में ही क्या फर्क है? देखिए, एक तो बयान गवाह के होते हैं और एक बयान हम जो बोलते हैं मुलजिम के बयान होते हैं। अगर किसी एक्यूज के दोषी के जो बयान है, मुलजिम के बयान, अगर पुलिस बयान लेती है उसको हम बोलते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, यानी उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट सेक्शन 25 सेक्शन 25 जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है उसके तहत उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, वो एडमिसिबल नहीं है, यानी पुलिस के सामने दिए गए बयान की एडमिसिबल वैल्यू नहीं है, उसको हम कोर्ट में मुलजिम के खिलाफ नहीं पढ़ सकते। लेकिन उसके बाद दो धाराएं हैं, धारा 26 और धारा 27 के अंदर उस डिस्क्लोजर के अंदर अगर मान लीजिए कोई रिकवरी होती है जी, उस रिकवरी से वो केस साबित होता है तो उस रिकवरी जो होती है एडमिसिबल होती है। मान लीजिए कि मुलजिम ने कहा कि मैंने किसी को मार दिया और मारने के बाद जो उसकी डेड बॉडी है फला जगह दबा दी है, या मान लीजिए अब जो हथियार है मैंने फला जगह छुपा दिया है, तो उसकी जो यहाँ तक की जो उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उसने हत्या की, लेकिन उसके बाद की जो रिकवरीज है वो उसके केस के अंदर वो उसके स्टेटमेंट को फिर इम्पोर्टेंट रूप से उस केस के अंदर उसके अगेंस्ट खड़ा कर देती है। लेकिन अगर रिकवरी नहीं होती है और केवल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है तो सेक्शन 25 से हिट होता है और उसको उस मुलजिम के अगेंस्ट में नहीं पढ़ा जा सकता। और यही बात जो इम्पोर्टेंट है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान इनएडमिसिबल है, लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया गया है तो क्योंकि न्यायिक अधिकारी है तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो एडमिसिबल होता है। तो पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बारे में समझा दीजिए। वो सेक्शन 25 में इनएडमिसिबल है, लेकिन अगर वही बयान वो मजिस्ट्रेट के सामने दे देता है तो वो कन्फेशन माना जाता है, उसका अपना माना जाता है, वो अपराध को मानता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना डॉक्यूमेंट काफी है कि उसके आधार पे जो है उसको कन्विक्शन हो सकता है। माफ कीजिएगा ऋषिपाल जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आलोक सिंह हमारे संवाददाता सीधे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ है पूरी जानकारी, इस वक्त की अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जिला न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट से, उनका कहना है कि उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एमपी एमएलए कोर्ट है उससे ये जानकारी मिल रही है कि ये उमेश पाल अपहरण कांड में जो आरोपी थे, माफिया अतीक आरोपी था और उसका भाई अशरफ आरोपी थे, तो इनको दोषी माना गया है। सजा का ऐलान कुछ देर बाद होगा, तो ये सूचना हमें मिल रही है। निश्चित तौर पे ये पहला मामला है जिसमें माफिया अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है। इससे पहले उसके ऊपर 100 से अधिक मामले थे, लेकिन किसी भी मामले में गवाही नहीं हो पाई थी। ठीक यही बात उसके भाई अशरफ पे थी, उसके खिलाफ भी कई मामले थे जिसमें उसकी गवाही नहीं हो पाई थी। तो एक बड़ा
जजमेंट है। अगर ये दोषी इन लोग को करार दिया गया है तो बहुत बड़ा निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आया है। बाकी आतिक अहमद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इसके भाई अशरफ को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज की जिला अदालत में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारी जो सूत्र अधिवक्ता है वो बता Ashraf, Atiq and Farhan. The conviction has been confirmed. Rest another 15-20 मिनट में और ज्यादा न्यूज जो अभी जजमेंट है वो पूरा आएगा। कन्विक्शन कंफर्म है सर, लेकिन अंदर से जो बात निकल के आ रही है उसमें ये है कि अतीक, दिनेश और शौकत, इन तीनों का कन्विक्शन हुआ है। देखिए 3 का है, नाम कंफर्म हो जाएगा। अनदर कमिंग हाफ एन आवर और सो जजमेंट रीड किया जा रहा है। ऑपरेशनल पार्ट में बता दिया गया। सर, अभी तक जजमेंट में क्या निकल गया? ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर किडनैपिंग एंड abduction एंड क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये है। बाकी 10-15 मिनट और लगेगा इसका पता लगने में, क्लियरिटी आने में। दिखाना चाहते हैं कि ऐसे गुंडा माफिया को अगर जूतों का माला पहनाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश में कभी जो ऐसा गुंडा राज नहीं होगा। साधारण लोग जीवन जीने का काम करेंगे। ये अतीक अहमद को माला पहनाने का हम काम करने आए हैं। दुर्दांत अपराधी था, डर नहीं लग रहा है आपको? हमको कोई डर नहीं लग रहा है। मैं उमेश पाल का छोटा भाई हूँ, उनका मित्र हूँ। डरने वाला नहीं हूँ, दिन दहाड़े मर जाऊंगा मगर डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हत्या की गई उमेश पाल की, राजू पाल की। ये दुर्दांत अपराधी है, इसके तमाम सारे शूटर्स हैं। इसके शूटर और अपराधी से मुझे कोई डर नहीं है। हमारा बड़ा भाई राजू पाल गया, उसके बाद उमेश पाल गया और पाल भी चला जाएगा तो कोई गम नहीं है साथियों। इसका खौफ किस तरीके से रहा? इसका खौफ इस तरीके से रहा कि सपा सरकार भी इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही। भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। आज हमारे अधिवक्ता भाई भी और पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि आज ये मिट्टी में मिल जाएगा, या जूता पहनकर मिट्टी में मिले। हमें डर नहीं लगता है, जब लाया जा रहा है तो करे डर नहीं लगता है। अगर वो मुख से बोल रहा है, उसको देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी। मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी, यह सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पटकने नहीं पाएगा। जी, तो इसी पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उसको लेकर क्या कुछ आगे हो सकता है। दोषी करार दिया गया है, सभी को अभी फैसला पढ़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त और लग सकता है फैसला आने में कि क्या कुछ सजा अतीक अहमद को और उसके साथियों को दी गई है। आलोक, आप नजर बनाए रखिए, लगातार कोई भी ऐसी जानकारी अपडेट आती है तो हम आपसे जरूर लेंगे, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ऋषिपाल जी, विटनेस एक बहुत बड़ा एक कड़ी होती है किसी भी अपराधी को सजा तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है सभी के लिए कि विटनेस को कब और कैसे कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है और क्या है और क्यों नारा लगा रहे हैं। उनका आक्रोश है कि हमारे अधिवक्ता जिन्होंने मारा है, उमेश पाल अधिवक्ता था, कोर्ट में उसको गोली मारी गई है, वर्दी में था वो, इसलिए अधिवक्ता आक्रोशित हैं और उनका गुस्सा जायज है, नाजायज नहीं है। कुछ अधिवक्ता उनके उमेश पाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो अधिवक्ता नहीं थे, वो एक जमीन के ठेकेदार। भाई ठेकेदार थे, लेकिन जिस समय उसको गोली मारी गई वो कोर्ट में था, वो अधिवक्ता था, अधिवक्ता है, अधिवक्ता रहेगा। सीधी सीधी बात यह है। एक लाइन, कैलाश नाथ पांडे, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद। सर आप बताइए। वही आक्रोशित है सब इसीलिए आक्रोशित है। उसने उमेश पाल की हत्या की, वो भी उस ड्रेस में। देखिए, आज जहां तक जो जजमेंट आया है, बताया जा रहा है कि यहाँ न्याय में जो है 3 लोगों को दोषी साबित किया गया, बाकी और लोगों को बरी कर दिया गया है। अब उसमें सजा आनी है, कितना अतीक अहमद उसमें दोषी होते हैं, ये चीज अभी कोर्ट डिसाइड करेगी। आधे 1 घंटे में जो जजमेंट आएगा फाइनल जजमेंट, जिसमें कितनी सजा तय होनी है, ये अतीक अहमद के ऊपर 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा, या 20-25 मिनट बाद कोर्ट लंच के बाद जो है वो सजा कार्रवाई सुनवाएगी। सर लगभग तो उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 17 साल से जो इंसाफ की उसको लेकर बैठा हुआ था उनका परिवार, उमेश पाल का, उनकी पत्नी, उनकी मां, उसमें उनको इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक अहमद और अतीक अहमद के साथियों को 10 को आरोपी करार दिया गया है, दोषी करार दिया गया है। कुछ ही वक्त है जब ये फैसला आ जाएगा कोर्ट की तरफ से कि उनके लिए क्या सजा का ऐलान किया गया है। सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है।
तो हमारे साथ लगातार संवाददाता आलोक सिंह भी बने हुए हैं और अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऋषिपाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, लगातार अब प्रोटेस्ट भी वकीलों की तरफ से देखने को मिल रहा है। इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, अभी अधिवक्ताओं ने कहा कि 10 में से 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है और 7 लोगों को छोड़ दिया गया है। तो इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिए कि मतलब जो बाकी जो 7 लोग हैं उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले कोर्ट को और केवल 3 लोग जो है उनको ही दोषी करार दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो धारा मेन इम्पोर्टेंट है वो है 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए अतीक अहमद खुद से किडनैप करने जाए, अगर वो मान लीजिए वो कॉन्स्पिरेसी भी करता है तो वो उतना बड़ा अपराधी है जितना जो वो किसी को गुरिया को भेज रहा है किडनैप करने के लिए। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें अभी ये देखना है 10 में से जो 7 लोग हैं, 7 लोगों के खिलाफ अगर मान लीजिए अपराध साबित नहीं हुआ तो उसके लिए जो उनकी जो उमेश पाल की फैमिली है वो उनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपील करेगी या क्या करेगी, अपना अपना इम्पोर्टेंट सवाल है कि उनको बाकी लोगों को जो है जो दोषी करार नहीं दिया गया। आलोक, क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी? क्या 10 आरोपियों में से 3 को ही अभी दोषी करार दिया गया है, 7 को के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं? क्या कुछ इसको लेकर ताजा अपडेट? देखिए, सारी जो खबरें आ रही हैं वो जिला न्यायालय के भीतर से आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रही इस जजमेंट को पढ़ के सबको बताएंगे। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रही खुद इस मुकदमे को देख रहे हैं। तो अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक माफिया अतीक को दोषी करार दिया गया है। अन्य कौन कौन लोग दोषी साबित हुए हैं, किनको दोषी माना गया है, अभी उनके नाम आने शेष है। तो अभी ये जो पूरी जानकारी आ रही है वो सूत्रों से आ रही है, अभी जजमेंट की कॉपी सामने नहीं आई है। तो ये माना जाएगा कि अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 80 से लगातार माफिया अतीक अहमद अपराध में सक्रिय था। सैकड़ों मुकदमे उसके खिलाफ कायम थे। उसके खिलाफ जो भी मुकदमे कायम होते थे उसमें किसी में भी गवाही नहीं हो पाती थी। सिर्फ इकलौता मामला उमेश पाल का था जिसमें गवाही तक हो पाई। गवाही और जिरह के बाद उमेश पाल की भी 24 तारीख को हत्या कर दी गई। ठीक है आलोक, आप नजर बनाए रखिए। ताजा अपडेट के लिए आपसे हम दोबारा से सिलसिला बातचीत का जारी रखेंगे। ऋषिपाल जी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो आरोप लगा है अतीक अहमद पर, उसको लेकर क्या कुछ सजा हो सकती है, क्या प्रावधान है, आपसे समझना चाहेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वक्ता अपने आप में क्षम्य भी अपराध है और वैसे अगर देखा जाए तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माला की धागे की तरह होती है। ये सभी अपराधियों को चलिए ठीक है, एक अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। उमेश पाल अपहरण केस में बड़ा फैसला आया है। अतीक अहमद, दिनेश पासी, हनीफ दोषी करार। अशरफ समेत 7 लोगों पर फैसला बाकी है। उमेश पाल अपहरण केस में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त एक बड़ा फैसला आया है कोर्ट की तरफ से। अतीक अहमद, दिनेश पासी और हनीफ को दोषी करार दिया गया है। जी ऋषिपाल जी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात कर रहे थे और जैसा कि आप अपडेट के लिए बातचीत हम कर रहे थे कि 10 में से कितने दोषी करार दिए गए, तो अभी 7 पर फैसला आना बाकी है। 3 को दोषी करार दिया गया है जिसमें से दिनेश पासी, अतीक अहमद और अशरफ को दोषी करार दिया गया है। बात हम बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अभी अशरफ पर अभी तक फैसला नहीं आया। हालांकि अशरफ को जो फैसला है अतीक अहमद के साथ ही आना चाहिए था क्योंकि वो मेन कॉन्स्पिरेटर भी है और कहीं ना कहीं जो है उसके इसमें मोटिव सबसे ज्यादा उसके पास ही था। तो ये कोर्ट क्या फैसला करती है अभी समय लगेगा। और जैसे हम बात कर रहे थे 120B के लिए, जिसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं या आपराधिक साजिश बोलते हैं, ये आपराधिक साजिश जो होती है वक्ता बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जब भी किसी केस के अंदर कोई अपराध होता है तो अपराध जब इसको हम कोल्ड ब्लडेड मर्डर या कोल्ड ब्लडेड ऑफेंस कहते हैं, तो वो अगर एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर करते हैं तो पहले एक साजिश करते हैं, पहले एक सोच समझी योजना बनाते हैं, फिर उस योजना को जो है वो कार्यविधि करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस योजना की शुरुआत जहाँ से होती है और जहाँ से वो खत्म होती है उसके बीच में हो सकता है कई लोग हों और किसी का रोल कम हो, किसी का रोल ज्यादा हो।
लेकिन जब वो अपराध 120 के साथ पढ़ा जाता है तो सबकी सजा जो होती है वो बराबर मानी जाती है। ऐसी एक और धारा होती है कॉमन इंटेंशन 34, वो भी उसके साथ ही है। तो ऐसी स्थिति में जो सजा होती है सबको बराबर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आने वाले समय में अभी कोर्ट ने जैसे 3 लोगों की कन्विक्शन कर दिया है, क्योंकि जजमेंट बड़ा जजमेंट है, 7 लोग कन्विक्शन आना बाकी है। हम ये इस से बात करते हैं कि अगर हो सकता है 10 में से किसी 1 या 2 के खिलाफ जो है, जितने भी ये लोग हैं उनके खिलाफ कोर्ट को कोई सबूत ना मिला हो या एविडेंस ना मिला हो या उतना पुख्ता सबूत ना हो, तो उनमें से कुछ लोग जो है कोर्ट बरी भी कर सकता है। लेकिन अब देखना है कि उमेश पाल का परिवार जो है उस फैसले को कैसे लेता है, और उनके जो बाकी लोग जिनका एक्विटल होगा अगर फ्यूचर में होता है तो उनके लिए वो कैसे अपील में जाते हैं, हाई कोर्ट कैसे अपील करती है। से जानना चाहेंगे कि कितनी अवधि, क्या इसका ड्यूरेशन रहेगा जब अपील की जा सकती है और कहां अपील की जा सकती है इसको लेकर? सेशन कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ जब अपील होती है तो वो हाई कोर्ट में अपील होती है जी। सामान्यतः जो है 90 दिन का टाइम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ समय ऊपर नीचे निकल जाता है तो कंडोनेशन की एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है और कुछ दिन का समय जो है कोर्ट माफी दे सकती है, और वो अपील जो है वो फिर हाई कोर्ट में दोबारा से केस की सुनवाई केवल जो अपील की सुनवाई है वो केवल हाई कोर्ट में होगी। उस केस में ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपराधी जो है वो अपील के साथ साथ अपनी जो सजा है, सजा के सस्पेंशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम आज अपील लगा दें तो कल उसकी अपील की सुनवाई चालू हो जाएगी 2 दिन में 4 दिन में। बहुत सारे ऐसे केस है, दिल्ली जैसे शहर में ऐसे केस है जिसको 8 साल 10 साल अपील के हो गए और अपील अभी तक खुली नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगती है, तो वो भी अगर कोर्ट को लगता है तो सस्पेंड भी कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर जैसे हीनियस क्राइम है और उनको अधिकार है उमेश पाल की फैमिली को कि वो बताएगी कि अपराधी बाहर निकलता है तो हमारी जान को खतरा है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद ही ये जो सस्पेंशन सेंटेंस है या दोबारा अपील है या दोबारा कोर्ट बहुत जल्दी अपील को लेता है और अपील को अपहेल्ड करता, उसको सजा को अपहेल्ड करता है, तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज ये पहला कन्विक्शन है। अभी कम से कम 50-100 तो हम कहते हैं कि 50 के दर से जो कंप्लीट ट्रायल की पोजीशन पे है और किसी भी जो ट्रायल कंक्लूड हो सकता है। 12 केस तो ऐसे हैं जो ट्रायल सीधे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ऋषिपाल जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें कोर्ट के अंदर की आपको दिखा देते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये सीधा कोर्ट की तस्वीरें हैं और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जा सकती है इन तस्वीरों में। अतीक अहमद को लेकर वकीलों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, अधिवक्ताओं में इसको लेकर आक्रोश है, नाराजगी ज्यादा है। तो इस वक्त वकीलों के द्वारा फांसी लगाओ का नारा भी दिया जा रहा था कि फांसी दो, फांसी दो। अतीक अहमद के खिलाफ जो केस बने हैं उसको लेकर उमेश पाल हत्याकांड में आज कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, बड़ा फैसला किया है, दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद को। इसी को लेकर लगातार वकीलों की तरफ से ये अपील की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है कि अतीक अहमद को फांसी दी जाए। सीधी तस्वीरें आपको कोर्ट से दिखा रहे हैं जहां पर फांसी दो के नारे लगाए जा रहे हैं, आप भी सुन सकते हैं। लगातार आपको तस्वीरें कोर्ट के अंदर की दिखा रहे हैं जहां पर वकीलों की तरफ से लगातार कोर्ट के अंदर नारेबाजी की जा रही है कि अतीक को फांसी दो, फांसी दो। लेकिन अभी फिलहाल सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से होना बाकी है। अतीक अहमद को सजा का ऐलान अभी थोड़ी देर में ही कोर्ट की तरफ से किया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी इस मामले में दोषी करार दिया गया है। साथ ही साथ उनके 2 साथियों को, दिनेश पासी और अशरफ को भी इसमें दोषी करार दिया गया है।
ऋषिपाल जी, लगातार कोर्ट में हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से हंगामा किया जा रहा है, वकीलों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है, आक्रोश देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरीके की नारेबाजी की जा रही है कि फांसी दो, फांसी दो। देखिए वक्ता जी, अगर मैं वकील के तौर पे इस बात को कहूँ तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। हम एडवोकेट है, एडवोकेट का काम जो है एडवोकेसी करना है, एडवोकेट का काम केस लड़ना है, और उसके बाद ये जज का काम है कि वो किसको क्या सजा देता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए बीइंग एन एडवोकेट हम अपने डेकोरम, कोर्ट का डेकोरम बनाए रखें, और किसी भी तरीके से आज इस समय देखिए सच्चाई है कि न केवल देश का बल्कि बहुत सारे विदेशी मीडिया भी जो है इस केस को कवर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कोई ऐसा उदाहरण नहीं करें, कहीं विश्व में ये मैसेज नहीं जाए कि कोई दबाव में किसी प्रकार का कोई निर्णय हुआ। निर्णय जो कोर्ट ने लिया है वो निर्णय कानून सम्मत लिया और सबूतों के आधार पर लिया। तो बेहतर है कि जो एडवोकेट है वो अपने को रिस्ट्रेन रखे और कोर्ट का अपना काम करने दें। जी, आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, इसको लेकर क्या कुछ है अपडेट पूरी आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, उमेश पाल चूंकि एक अधिवक्ता थे और अधिवक्ता के ड्रेस में उनकी हत्या कर दी गई थी, और शायद इसी वजह से प्रयागराज के जो जिला न्यायालय के अधिवक्ता हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा जिला अधिवक्ता संघ है, हजारों की संख्या में जो अधिवक्ता हैं वो उसके सदस्य हैं। तो निश्चित तौर पे एक अधिवक्ता की हत्या हुई थी और वो अधिवक्ता के ड्रेस में से उनकी हत्या हुई थी। तो शायद यही वजह है कि भारी संख्या में जो अधिवक्ता है वो आक्रोशित होकर अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये सही बात है कि न्यायालय का एक सम्मान होता है, न्यायालय की एक गरिमा होती है, उसके विपरीत अधिवक्ताओं को नहीं जाना चाहिए। न्यायालय का जो भी निर्णय होता है वो सबको सर्वमान्य होता है, उसको सबको मानना चाहिए। अब अदालत इस मामले में इनको दोषी ठहरा चुकी है। कुछ देर में इसमें फैसला भी आ जाएगा कि उमेश पाल अपहरण कांड में इनको क्या सजा सुनाई गई है। लेकिन निश्चित तौर पे उमेश पाल किसी अधिवक्ता थे, अधिवक्ता होने की वजह से उनकी हत्या हुई, इसी वजह से यहाँ पे वकील बहुत ज्यादा आक्रोशित है और लगातार बिल्कुल आलोक, आप नजर बनाए रखिए, सजा का ऐलान कुछ ही वक्त में होने वाला होगा। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, क्या कुछ अपडेट होगी आपसे हम लेते रहेंगे। ऋषिपाल जी, 17 साल लग गए इस केस में, इतना लंबा वक्त क्यों लग गया सजा मिलने में? देखिए, हमारे देश में जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो बहुत कम किया जाता है। हमारे देश में आज भी जो है जो जजों की संख्या है वो काफी कम है, और जो वो प्रोसिक्यूटर है, पुलिस ऑफिसर है, काफी कम है। जब भी ये केसेस चलते होता है जज उस पर डेट देते हैं, क्योंकि जज जो डेट 3 महीने की 6 महीने की डेट देते हैं, 4 महीने डेट देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि जज के पास काम बहुत ज्यादा है, उसके पास बहुत सारे केसेस हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था बहुत तेजी से काम करे, लोगों को न्याय बहुत तेजी से मिले, तो इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि कानून पर विश्वास हो, तो वो विश्वास तभी हो सकता है जब केसों का निपटारा एक समय रहती हो और लोगों को विश्वास हो कि हाँ भाई मुझे न्याय मिलेगा। एक बहुत लंबा समय जो होता है, वो जो हम सुबह से बात करें, लंबा समय जो होता है वो ही गवाहों को तोड़ने के लिए, गवाह को हतोत्साहित करने के लिए, वो अपने आप में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जी ऋषिपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आलोक भी हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।